क्लासिफिकेशन है द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स मीन्स तटीय मैदान। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाई स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स। हमारा जो पठारी क्षेत्र है उसमें संकीर्ण मीन्स पतली पट्टियों में फैला हुआ है। रनिंग अलोंग द अरेबियन सी, यानी जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है अरेबियन सी के बिल्कुल वेस्ट में फैला हुआ है, एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो हमारे बे ऑफ बंगाल के कोस्टल प्लेन्स या कोस्टल एजेस से जुड़ा हुआ है। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड, यानी वेस्टर्न कोस्ट और हमारी जो बाउंड्री है, हमारे देश की जो सीमा है यानी जो समुद्री सीमा है उसके बीच एक सैंडविच के आकार में एक ऐसा शेप बना हुआ है कि सैंडविच जैसा लगता है। बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी, यानी वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में जो वेस्टर्न कोस्ट है एक सैंडविच की फिलिंग की तरह है। इज इन नैरो प्लेन, ये एक नैरो मीन्स पतली पट्टी है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, इसके 3 भाग हैं। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड, यानी इस कोस्ट का जो उत्तरी भाग है कॉल्ड द कोंकण, उसे कोंकण कहते हैं। और ये जो कोंकणी भाग है ये मुंबई से गोवा तक है। सेकंड है द सेंट्रल स्ट्रेच, इसे हम कहते हैं सेंट्रल स्ट्रेच, इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन। इसे कन्नड़ प्लेन के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ कन्नड़ भाषा बोली जाती है, तो ये हो गया कन्नड़ प्लेन। और मुंबई से गोवा तक कोंकणी भाषा का उपयोग किया जाता है, तो इसे हम कोंकण के नाम से जानते हैं। तो अपर पार्ट हो गया कोंकण, मुंबई टू गोवा। सेंट्रल स्ट्रेच हो गया कन्नड़ प्लेन, वाइल द साउथर्न स्ट्रेच इज रिफर्ड टू एज द मालाबार कोस्ट, जबकि इसका जो दक्षिणी हिस्सा है उसे हम मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। ये मालाबार पार्ट है, और ये जो मालाबार पार्ट है हमारा, ये हमारे देश का सबसे ज़्यादा स्पाइसेस मसाले उत्पन्न करने वाला हिस्सा है, जहाँ पर भारत के सबसे ज़्यादा मसाले, आपके गर्म मसाले, इलायची, आपके जितने भी जो गर्म मसाले, आपके तेज पत्ते, लौंग, इलायची, ये सारे जो गर्म मसाले हैं उनकी खेती यहीं पर होती है। द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ जो मैदानी तटीय क्षेत्र है आर वाइड आर लेवल, ये बहुत ही समतल है। इन द नॉर्दर्न पार्ट, इसका जो उत्तरी भाग है, इट इज़ रिफर्ड टू एज द नॉर्दर्न सरकार, इसके उत्तरी भाग को नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं। वाइल द साउथर्न पार्ट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट, जबकि इसके दक्षिणी हिस्से को कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। और ये जो कोरोमंडल कोस्ट है यहाँ पर वर्ष भर धान की खेती होती है और शीतकाल में पुनः यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है, और इस वर्षा के कारण धान की बहुत समृद्ध खेती इस क्षेत्र में होती है। लार्ज rivers such as the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri have formed extensive delta on this coast, यानी कि इसी पूर्वी तटीय क्षेत्र में सभी बड़ी नदियाँ उपस्थित हैं, जैसे कि द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा, क्योंकि ये सभी दक्षिण भारत की बड़ी नदियाँ हैं तो ये डेल्टा बनाती हैं ऑन दिस कोस्ट, इस कोस्ट में यानी इस तट पर। और डेल्टा क्या होता है? जब नदी समुद्र में मिलने से पहले कई उपधाराओं में बढ़ जाती है, यानी कि नदी जब चौड़े अपनी प्रवाह मैदान में काफ़ी लंबा बहने के बाद जब इसका प्रवाह मंद पड़ जाता है, तब समुद्र में मिलने से पहले कई उपधाराओं में या उपशाखाओं में बढ़ जाती है। उससे जिस मैदान का निर्माण होता है वो बहुत ही उपजाऊ होता है और इसे डेल्टा कहते हैं। लेक चिल्का इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट, यानी ईस्टर्न कोस्ट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो है चिल्का लेक। और चिल्का लेक जो है बच्चों,
ये उड़ीसा में स्थित है। द चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, यानी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा में स्थित है। टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा, और महानदी डेल्टा के दक्षिणी हिस्से में। उसके बाद हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द फिजियोग्राफिक डिवीजन, द आइलैंड, यानी कि हमारे द्वीप। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ ए वास्ट मेन लैंड, कि जैसा कि आपने पहले ही देख रखा है कि भारत भूमि जो है वो एक बहुत बड़ी भूमि है। बिसाइड्स दिस, इसके बजाय द कंट्री हैज़ ऑल्सो टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, यानी ये सब देखने के बजाय हम देखें कि हमारा जो देश है उसके पास दो आइलैंड ग्रुप्स हैं, यानी कि दो द्वीपों के समूह हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दीज आइलैंड ग्रुप्स, कि क्या आप इन ग्रुप्स के बारे में जानते हो? लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप, दो आइलैंड ग्रुप कौन से हैं? हमारे अरेबियन सी में जो वेस्टर्न घाट पे है, उसका वेस्टर्न घाट से लगा हुआ है, उसको हम कहते हैं लक्षद्वीप, और जो बे ऑफ बंगाल में है उसको कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स। तो हम पहले आपको बता रहे हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग locate the Lakshadweep island group lying close to the Malabar coast of Kerala। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप जो है उनकी जो स्थिति है वो मालाबार कोस्ट केरला से बहुत ही क्लोज है, यानी नज़दीक है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड, यहाँ पर इस आइलैंड ग्रुप के साथ बहुत सारे छोटे छोटे कोरल आइलैंड्स, कोरल आइलैंड्स जो होते हैं, कोरल होते हैं हमारे प्रवाल भित्तियाँ। प्रवाल भित्तियाँ मीन्स समुद्र के अंदर जो कोरल्स होते हैं वो ऐसी चट्टानों का निर्माण कर देते हैं, क्योंकि समुद्र के अंदर भी अपनी ही एक वनस्पतियों की दुनिया होती है। तो इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण करते हैं जो कि बहुत ही कीमती होती हैं, और इनका जो सबसे बड़ा जमाव है वो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से है। तो उसी तरह के जमाव जो हैं वो हमें अरेबियन सी में देखने को मिलते हैं, जो कि लक्षद्वीप के आसपास हैं। अर्लियर दे वर नोन एज लकाद्वीप, यानी लक्षद्वीप का पुराना नाम, प्राचीन नाम लकाद्वीप था, उसे लकाद्वीप के नाम से जानते थे। एंड मिनिकोय एंड एमिन द्वीप, मिनिकोय और एमिन द्वीप के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। इन 1973 में दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप, यानी 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी इनका कुल जो क्षेत्रफल अरब सागर में है वो 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैलाव इनका है। कावारत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। कावारत्ती नाम का जो प्लेस है, आइलैंड प्लेस है, वो लक्षद्वीप की कैपिटल है। साथ ही साथ ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर यानी कि प्रशासनिक मुख्यालय भी है। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, और यहाँ पर इस द्वीप में बहुत सारी फ्लोरा और फौना, हमें बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु, तरह तरह के पेड़ पौधे जो हैं वो डाइवर्सिटी, ग्रेट डाइवर्सिटी का मतलब बहुत सारी विविधताएं इनमें पाई जाती हैं, यानी बहुत सारे तरह के पेड़ पौधे यहाँ मिलते हैं, जीव जंतु यहाँ मिलते हैं। द पित्ती आइलैंड, एक पित्ती आइलैंड भी है विच इज़ अनइनहैबिटेटेड, हैज़ ए बर्ड सेंचुरी। यहाँ पर पित्ती आइलैंड नाम का एक स्थान है जो अनइनहैबिटेटेड है, यहाँ पर कोई भी यानी मनुष्य का निवास नहीं है। यहाँ हैज़ ए बर्ड सेंचुरी, यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी बनाई गई है जहाँ पर बहुत सारी जो चिड़ियाएँ होती हैं, जो पक्षी होते हैं, उनको यहाँ पर संरक्षित किया जाता है और उनके लिए ऐसा भौगोलिक वातावरण यहाँ पर तैयार किया जाता है जिससे कि वो यहाँ आराम से रह सकें। नाउ यू सी द इनलॉन्गेटेड चेन ऑफ आइलैंड, यानी कि अब आप एक और आइलैंड की चेन देखेंगे जो कि काफ़ी लंबी है। लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, कहाँ पर देखेंगे? बंगाल की खाड़ी में। एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इनके नाम हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। दे आर
बिगर इन साइज, ये आकार में काफ़ी बड़े हैं, एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, तथा ये जो हैं इनकी संख्या, जो द्वीप है उनकी संख्या बहुत अधिक है, एंड स्कैटर्ड मीन्स बिखरे हुए हैं, यानी कि समुद्र में थोड़े दूर दूर पर स्थित हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, यानी जो संपूर्ण आइलैंड है उसे टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट है द अंडमान इन द नॉर्थ, यानी जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द आइलैंड है अंडमान कहलाता है, एंड द निकोबार इन द साउथ, और जो दक्षिणी पार्ट है उसको हम निकोबार कहते हैं। इट इज़ बिलीव दैट दीज आइलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो पहाड़ियों के हमारे जो हिस्से कभी समुद्र में डूब गए थे। बच्चों, जैसे कि हमने आपको हिमालय के बारे में जो कल पिछले वीडियो में बताया था, उसमें ये बताया था कि हिमालय जो है उसका जो लास्ट हिस्सा है उसे हम पूर्वांचल हिमालय, फुट हिल्स, ईस्टर्न हिमालय के नाम से जानते हैं। तो जितना पार्ट इंडिया के साथ है हम उसे पढ़ते हैं, उसके बाद यानी इस चैप्टर में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर ये जो पार्ट है ये नॉर्दर्न इंडिया से एक बार टर्न करके यू शेप में वापस बे ऑफ बंगाल में आते हैं, और जब ये समुद्र के अंदर कभी बहुत साल पहले यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर जब ये डूब गए थे, तब ये डूब गए, और उसका जो परिणाम थे वो आज हमें अंडमान और निकोबार आइलैंड के रूप में देखने को मिलते हैं। दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर द कंट्री। ये जो द्वीप समूह है इनका बहुत अधिक सामरिक महत्व है, यानी कि देश के लिए इनका बहुत अधिक युद्ध की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि पूरा जो हमारी ईस्टर्न वाटर बॉडीज हैं, जो हमारी बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशियन है, इसका जो एक जॉइंट जो जोग्राफिकल जो पार्ट है उस पर अगर हम अपनी जो स्थिति है नेवी की या नेवल फोर्स की उसको मजबूत बना दें, तो इस पार्ट से कोई भी दुश्मन हमारे देश की तरफ आँख उठा के देख भी नहीं सकता। तो इसका जो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। देयर इज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यहाँ पर भी बहुत सारे यानी विविध प्रकार के फ्लोरा एंड फौनास पाए जाते हैं। इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड टू, इस आइलैंड ग्रुप के पास भी। दीज आइलैंड लाई क्लोज टू इक्वेटर, ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है इक्वेटर मीन्स विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के बिल्कुल ही पास हैं, जिसके कारण कि यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर, यहाँ पर जो जलवायु महसूस की जाती है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, और जिसके कारण कि यहाँ पर बहुत ही थिक फॉरेस्ट कवर यानी कि बहुत घने जंगलों का आवरण इस आइलैंड को मिलता है। इंडिया इज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड ऑन बैरन आइलैंड, यानी इसका मतलब हुआ कि भारत में एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय मीन्स कि जिसमें कभी भी उद्गार हो सकता है, लेकिन बच्चों हमारे यहाँ जो ये बैरन आइलैंड नाम का एक्टिव वोल्केनो, इसमें इरप्शन होने का कोई भी एग्जाम्पल आज तक देखने को नहीं मिला। तो बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के पास ही एक एक्टिव वोल्केनो है जिसका नाम है बैरन आइलैंड। ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स, कि आपने एक विस्तृत अध्ययन जो है वो भिन्न भिन्न भूआकृतिक इकाइयों का किया। हाईलाइट्स द यूनिक फीचर ऑफ ईच रीजन, हमने आपको प्रत्येक जो भौगोलिक भूआकृति थी उसका कुछ ना कुछ अनोखा जो अनोखी विशेषता थी उसे हाईलाइट करते हुए एक्सप्लेन किया। It would however be clear that each region complements the other and makes the country richer in its natural resources। इसका मतलब हुआ कि जब हम इन्हें एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमने पढ़े थे 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। प्रत्येक फिजियोग्राफिक डिवीज़न जो था वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, और इन कॉम्प्लीमेंट करने के बाद एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए हमारे देश को प्राकृतिक संसाधनों के हिसाब से
और अधिक समृद्ध बनाने की कोशिश कर रहा था। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी जो हमारे पहाड़ होते हैं वे पानी के बड़े स्रोत होते हैं, जल के बड़े स्रोत होते हैं। एंड फॉरेस्ट वेल्थ, तथा यहाँ पर जो वन संपदा है वो भी बहुत अधिक पाई जाती है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री, जबकि उत्तर का जो विशाल मैदानी क्षेत्र है वो भारत देश के लिए ग्रेनरी यानी अनाज का भंडार। अनाज का भंडार क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन का जो निर्माण है वो नदियों के द्वारा हुआ था, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम्स के द्वारा। तो यहाँ पर बहुत ही समृद्ध खेती होती है। आपने पढ़ा था वहाँ पर कि बहुत ही सघन जनसंख्या यहाँ पर रहती है। तो इस तरह से ये बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत अधिक अनाज के भंडार हैं क्योंकि बहुत समृद्ध खेती यहाँ होती है। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशंस, यहाँ पर यानी प्राचीन काल में बहुत सारी सभ्यताओं ने जन्म लिया और बहुत सारी सभ्यताएं जो हैं उन्होंने इन्हें बहुत सारी जो प्राचीन जानकारियां थी उनके बारे में ज्ञान जो था वो प्रदान किया। द प्लेट्यू इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, हमारा जो प्लेट्यू रीजन है वो स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। इसने अपने गर्भ में बहुत सारे मिनरल्स को छुपा रखा है। विच हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री, जो कि हमारे देश को औद्योगिक रूप से समृद्ध बनाने में बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करता है। द कोस्टल रीजन, हमारे जो तटीय क्षेत्र हैं जैसे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट एंड द आइलैंड ग्रुप्स, प्रोवाइड साइट्स फॉर द फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़, यानी ये हमें ऐसे साइट्स प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पर बहुत सारे फिशिंग यानी हमारे मछली पालन, मछली को पकड़ना और सारे सी फूड्स वो यहाँ पर प्राप्त होते हैं। एंड पोर्ट एक्टिविटीज़, तथा बंदरगाह से व्यापार करना यानी आयात निर्यात, ये सारी जो क्रियाएं हैं वो हमें इनसे करने में मदद मिलती है। थस द डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट। यद्यपि अगर हम इनकी भूआकृतिक विभागों की विविधता का अध्ययन करें तो ये जो भूमि है वो हमें भविष्य में विकास की जो संभावनाएं हैं उनके बारे में बहुत सारे ज्ञान से भर देती है, बहुत सारा ज्ञान हमें उपलब्ध कराती है। बच्चों, इस तरह से ये हमारा चैप्टर जो था ये फिनिश हो गया है, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। 6 फिजियोग्राफिक क्लासिफिकेशंस हमने आपको बताए थे। अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि आपको ये चैप्टर भी हो गया, हमारे ज्योग्राफी के हो गए अब इस टाइम 2 चैप्टर्स। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था इंडिया साइज एंड लोकेशन और सेकंड जो था द फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया, ये भी हो गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे कि आपको इसकी PDF सेंड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग इन्हें एक बार पढ़िएगा, वीडियो को देखिएगा, बुक को अपने सामने रख लीजिएगा और सुनते जाइएगा और एक एक जो सेंटेंस है उसको अच्छे से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है।